देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो तो हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, एक ही क्लास किया है हम लोगों ने उसका, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया था फॉर सम रीजन अगर नहीं हुआ है, मैंने क्लास शेयर किया था, एक बार देखो, अगर नहीं देखे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है, इतना हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल है ना, मतलब ऐसा अगर तुम लोगों का मैथ था 11 12 में तो ही प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज लेकिन प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अगर नहीं देखे हो क्लास। ठीक है चलो, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। हम लोग कहाँ तक कर लिए थे लास्ट क्लास में, जो हम लोग का फर्स्ट क्लास हुआ था सेट थ्योरी में, वहां पर देखो हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा मैम हम्म কম্বিনেশনের মিসলেনিয়াস যে কোশ্চেন গুলো ছিল না, ওখানে 13 থেকে ম্যাম আর করা নেই, যে হ্যাঁ ক্লাসটা ওটা, আপনি আগে শেয়ার করেছিলেন। হ্যাঁ ওটা আমি শেয়ার করে দেবো, আরেকটা জায়গাতে আছে, ওটা আমি শেয়ার করে দেবো, ওকে ঠিক ম্যাম। আছে। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी कहाँ तक किए थे, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ 16 से करना है। देखो 16 में क्या बोला हुआ है, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो n क्या है, n एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, i क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा तो यहाँ पर बोला है क्या कौन सा ऑप्शन जो है हम लोग का सही होगा, ठीक है। अच्छा अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, ये मैंने लास्ट दिन बताया भी था, शायद लिखा भी था, देख लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मैंने लिखवा दिया था शायद, तो नहीं भी लिखवाया हो तो अभी बता देते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर ये क्या होगा आंसर, पॉजिटिव इंटीजर। ये शायद मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था, जब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था ना, तब मैंने बोला था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तुम लोग को भी थोड़ा बहुत तो पता होगा कि नेचुरल नंबर्स किसे बोलते हैं, अगर नहीं भी पता है तो मैंने लास्ट क्लास भी एक बार बोला था। तो नेचुरल नंबर्स जो है, ये अगर हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर होता है, और आई भी आई का बता ही दिया है, आई जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा रिलेशन जो है वो सही हो रहा है, ठीक है, इसमें से n इक्वल टू आई, ठीक है, देखो n इक्वल टू आई है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, n सबसेट ऑफ i दिया हुआ है, n सबसेट ऑफ मतलब ये होता है प्रॉपर सबसेट ऑफ i, और नन ऑफ दिस, कौन सा आंसर सही हो रहा है बताओ। दोनों तो इक्वल हो गया, ये तो कुछ टफ है ही नहीं, बोलो। n equals to I। हाँ a, n इक्वल्स टू आई, हाँ ठीक है, n इक्वल्स टू आई होगा a, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड हो या इवन हो, ये मैंने लास्ट दिन बोला था, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ i इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिखा है, i इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये लिख लेते हैं, i एक सेट है, जो है किस चीज का सेट है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक है, मतलब ये जैसे मान लो ये ऐसे है, ये दो साइड इक्वल है, ये कैसे ड्रॉ करें, कोई भी दो साइड इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गया, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब बता देते हैं, अगर नहीं पता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। पहले ये हम लोग समझ लेते हैं, आफ्टर दैट हमारे पास और एक सेट दे रखा है जिसमें है ई। ई क्या है, ई जो है सेट ऑफ इक्वी इक्विलैटरल
ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल मतलब तो तीन होता है ना, तीन साइड जिसका होगा। तो मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। गुड इवनिंग सुबीर। गुड इवनिंग मैम। तो ये देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे, जहां पर हमें ये बोला गया है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ पर देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी हम लोग इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि जो आइसोसेलेस है क्या वो कभी इक्विलैटरल हो सकता है, और दूसरा ये चेक करेंगे अगर कोई इक्विलैटरल है क्या वो आइसोसेलेस हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह से चेक किया जाता है। बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है, मतलब ध्यान से सुनो। देखो तो इसका मतलब अब हम जो पूछेंगे अगर तुम लोग आंसर सही सही दे दोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, हमें पता है, क्यों, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है। क्या ये इक्विलैटरल होगा, मुझे इतना बताओ, क्या ये इक्विलैटरल है, क्या ये नो मैम। इक्विलैटरल नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इस पे आते हैं। ये जो है ये इक्विलैटरल है, हमें पता है, क्योंकि इक्विलैटरल के लिए ही हम लोगों ने ड्रॉ किया। क्या ये आइसोसेलेस भी होगा क्या ये आइसोसेलेस भी होगा, यस मैम। नो होगा, मैम। क्यों नहीं होगा। आइसोसेलेस का मतलब मैम एनी टू साइड्स इक्वल, तो ऑब्वियसली होगा। कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई भी, एनी मतलब कोई होता है ना, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो दो साइड तो इक्वल है। ये दो ले लो, ये दो ले लो, इक्वल तो है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर क्या हो गया, ये आइसोसेलेस भी होगा, क्योंकि एनी टू साइड इसमें भी इक्वल है, ठीक है। अच्छा तो सबसे ज्यादा फीचर्स कहां पर, किस चीज का हाँ हुआ है, आइसोसेलेस का। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो मतलब जैसे सबसेट, ये देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, कैसे दे रखे, देखो आर इक्वल टू आई, आर इक्वल टू आई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू यहाँ पर जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्वल तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाता है अगर इसको इस तरह से रीड करें कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस बट all isosceles are not equilateral। क्योंकि कोई अगर आइसोसेलेस होगा तो वो इक्विलैटरल होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन इक्विलैटरल तो आइसोसेलेस होगा, क्योंकि इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड बराबर, तो तीनों साइड बराबर अगर है तो दो साइड तो बराबर होगा ही होगा, ठीक है, कोई भी दो साइड बराबर होगा। अब हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा फीचर्स कौन सा हो रहा है, आइसोसेलेस दोनों जगह पे हाँ है, ठीक है, आइसोसेलेस दोनों जगह पे हाँ है। इससे हम लोग ये बोलेंगे कि आई जो है, आई जो है वो क्या हो जाएगा, आई जो है वो हो जाएगा सुपरसेट। क्यों, देखो आई पे दोनों जगह पे हमारा टिक हाँ है, ठीक है, इक्विलैटरल का एक हाँ है एक ना है, तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसका मतलब आई फीचर्स ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, सुपरसेट, ठीक है। आई जो है वो फीचर्स ज्यादा है तो वो सुपरसेट हो जाएगा, और ई का फीचर्स एक जगह है एक जगह नहीं है, यानी उसको हम लोग सबसेट कंसिडर करेंगे, यानी ई इज अ सबसेट ऑफ आई, ठीक है, ई इज अ सबसेट ऑफ आई, यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे समझना है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई नंबर है कि हम लोग आसानी से देख के समझ ले, हमें ये देखना है कि कौन सा फीचर्स में राइट हो रहा है। और वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे जो आइसोसेलेस है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है ऐसा, और एक देख लेते हैं। आइसोसेलेस जो है वो तो आइसोसेलेस है ही, तभी तो आइसोसेलेस के नीचे मैंने दिखाया इसका फीचर्स। क्या वो इक्विलैटरल है, नहीं, वो इक्विलैटरल नहीं हो सकता। क्यों, आइसोसेलेस इक्विलैटरल नहीं होगा, क्यों, इसीलिए क्योंकि इसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है, तीनों साइड तो इक्वल नहीं होता है, तो ये इक्विलैटरल होगा नहीं। लेकिन जो इक्विलैटरल है वो आइसोसेलेस होगा ही होगा, क्योंकि तीन साइड बराबर मतलब कोई भी दो साइड बराबर, ठीक है। इसका अगर नाम दे देते हो ए बी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी
इक्वल टू BC इक्वल टू CD। तो इसका मतलब कोई भी दो साइड इक्वल, ये दो साइड ले लो, ये दो साइड ले लो, या ये दो साइड ले लो, यानी जो इक्विलैटरल है उस पे आइसोसेलेस का फीचर्स जो है वो है, यानी आइसोसेलेस बड़ा हुआ, ठीक है, आइसोसेलेस हो गया सीनियर। तो आइसोसेलेस जो है वो सुपरसेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जिसका मतलब जो बिगर होता है, जो बड़ा होता है, जैसे मैंने इस सबसेट को मैंने समझाया था पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशन के साथ कि पेरेंट सेट और चिल्ड्रन सेट, उसी तरह से तो जो ज्यादा है सुपर मतलब जो सीनियर है वो क्या हो जाएगा सुपर सेट, और जो जूनियर है क्योंकि एक ही जगह पे है वो फीचर्स, इसीलिए हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। तो ई सबसेट ऑफ आई, इस तरह से तुम लोग को आंसर देना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। और एक क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, R इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, R जो है ये सेट ऑफ क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसका मतलब पहले समझना पड़ेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस मतलब तो तुम लोगों ने देखा जिसका दो साइड इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, और राइट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता है। अब मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये मैंने एक 90, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ऐसे होने से 90 डिग्री होता है ना, तो 90 डिग्री है। तो ये ऐसा एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल है, मैंने ये दो साइड लिया और इसमें एक राइट एंगल भी बना हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आर के बाद यहाँ पर क्या बोला, आई, आई जो है, आई क्या है, आई जो है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस अभी अभी हम लोगों ने सीखा, आइसोसेलेस का मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है। तो मान लो ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर कर दिया मैंने। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका कोई भी दो साइड इक्वल है, मैंने यहाँ पर ये दो साइड इक्वल देखा। अब हम लोग चेक करेंगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्या वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, मुझे बताओ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस का सेट बोला था, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा जरूरी है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें भी एक 90 डिग्री होगा, क्या ऐसा जरूरी है। अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, ऐसा क्या जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्रॉस लग गया। अच्छा, अब ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें पता है। क्या ये आइसोसेलेस होगा या नहीं होगा, क्या ये आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो ये आइसोसेलेस होगा। ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ही, पहले से जो फीचर्स है उसमें तो हम हाँ लगा रहे हैं। अब हम लोग ऑपोजिट वाला चेक करेंगे, अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये आइसोसेलेस होगा, हाँ होगा ना, दोनों साइड इक्वल है। लेकिन इसका देखो, इसका जरूरी थोड़ी ना 90 डिग्री होगा, जरूरी नहीं है 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होता है तो ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जितने भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होंगे ही होंगे, क्योंकि अब वो तो आइसोसेलेस है ही। अब देखो किस में ज्यादा टिक आया है, ठीक है, टिक किस में ज्यादा आया है, हम लोगों ने फीचर्स देखा, आइसोसेलेस में ज्यादा टिक आ गया, ठीक है। तो आइसोसेलेस क्या हो जाएगा, सुपरसेट, आइसोसेलेस सुपरसेट हो जाएगा, तो आर सबसेट हो जाएगा। आर इज अ सबसेट ऑफ आई, इस तरह से करना है, मैंने अभी बताया आर इज अ सबसेट ऑफ आई, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, 18 का ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट मान सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो मतलब प्रॉब्लम लगेगा पहले बार, लेकिन मैंने 2-3 बार बोला है, फिर एक बार तुम लोग खुद से करना घर पे जरूर ये क्वेश्चन, तो तुम लोग का समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार इसको बता देते, वो भी मैंने 2 बार बताया क्योंकि टफ है, एक बार फिर से बता देते हैं। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जो
आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस मतलब जिसका कोई भी दो साइड इक्वल है और उसमें एक 90 डिग्री भी है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले वो ड्रॉ कर लिया, फिर हमें ऑपोजिट चेक करना पड़ेगा कि जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है क्या वो आइसोसेलेस भी हो सकता है कभी। हाँ वो हो सकता है क्योंकि उसका तो दो साइड इक्वल है। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर होता है तो वो तो ये बन जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि होगा, तो ये नहीं भी हो सकता है ना। तो इसीलिए all isosceles right angle triangle is isosceles triangle, but all isosceles triangle is not isosceles right angle triangle। मतलब जो ये है वो ये नहीं भी हो सकता है। तो कैसे आंसर देना है, जैसे कि मैंने बोला कि जितने भी फीचर्स जो है जिसमें सबसे ज्यादा राइट्स लगे हुए हैं, देखो तो हमारा राइट्स जो है आइसोसेलेस में ज्यादा लगा हुआ है, तो आइसोसेलेस बिगर हो गया, सुपर हो गया, तो ये सुपर सेट, तो आर उसका सबसेट, आर इज अ सबसेट ऑफ आई, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं। n into n plus 1 divided by 2, n is a positive integer, तब ये क्या सेट बनेगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, सोचो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, जब तक बोल पाओगे। हम लोग तो नॉर्मली 100 तक ही सीखते हैं बचपन में, तो क्या 100 तक ही नंबर है, नहीं, जितना हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे ना, 101 102 ऐसे करके तो होता ही जाएगा। तो ये कौन सा सेट होगा, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर का हमें इस रिलेशन से सेट बनाना है, मतलब इस तरह से बनाना है, जैसे कि मान लो n का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 1 इंटू 2 बाई 2 यानी 1, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, n का वैल्यू अनकाउंटेबल हो जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है, इंटीजर 1 से लेके चलता जाएगा। तो ये कौन सा सेट बनेगा बताओ, ये कौन सा सेट बनेगा। इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी सेट। हाँ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। तो ये इसमें तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हम लोगों ने जो भी समझा था उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। तो 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। हम मैंने यहाँ पर ना एक बार और ये भी, हाँ 19 का बी, ठीक है। तो ये हो गया 19 का बी, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू यहाँ पर एक ये क्या है, ये डिफाइन करके बता रखा है कि एक्स स्क्वायर होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स का वैल्यू कौन सा है जो ए सेट के अंदर है, तो एक्स का वैल्यू ये वाला है। और बी सेट कैसे बनेगा, बी सेट बनेगा एक्स का स्क्वायर करके, तो बी का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ। यहाँ पर तो ये पढ़ के समझना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर ऐसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए के अंदर एक्स, ए के अंदर जो भी है वो सब एक्स है, ऐसा बोल रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू वही होगा जो ए सेट के अंदर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या क्या होगा, वही बी हो जाएगा, बी सेट में ये एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स का वैल्यू वो सारा है जो ए के अंदर है, तो बी का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब पहला एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25, 7 का स्क्वायर यानी 49, ठीक है। अच्छा अब हमें बताओ कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। एन मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला बात है, पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यहाँ स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, तो ये ऑप्शन का प्रेजेंटेशन ही गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ऐसा हमें गलत दे सकता है। अच्छा अब बोला है बाकी दोनों ऑप्शन का प्रेजेंटेशन सही है, कौन सा सही है हमें देखना पड़ेगा। तो पहले बोलो एन ऑफ ए कितना है, काउंट करो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स इन ए सेट है 5, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट क्या है, वो भी 5 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा। मैंने तो पूरा क्वेश्चन बता ही दिया, तुम लोग बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन सी, एक बार जस्ट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 20 का हम लोग का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 21 बोल रहा है कि ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होगा। यूनियन का मतलब होता है टोटल वैल्यू को लिखना, रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखना। जैसे मान लो ए एक सेट है उसमें 1 और 2 है, ठीक है। अब हमें ए यूनियन ए करना है तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन ए मतलब 1,2 यूनियन 1,2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 1,2 और 1,2 को एक साथ लिखना है, कोई ऐड वैड नहीं करना होता है, एक साथ लिखना है, मतलब सारे नंबर्स को कलेक्ट करके एक जगह पे लिखना है, रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखना है। तो
पहला नंबर मुझे 1 मिला, मैंने 1 लिख दिया, फिर 2 मिला, मैंने 2 लिख दिया, फिर रिपीटेड नंबर ही आ रहा है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो ए यूनियन ए 1,2 ही आया, इसका मतलब ए यूनियन ए क्या होगा, इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो 21 का हो गया ऑप्शन ए, ये देखो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर 22। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? अभी अभी जो एग्जांपल लिया, जैसे मान लो 1 2 ए का वैल्यू, अच्छा ए इंटरसेक्शन ए करने बोला है, यानी 1,2 इंटरसेक्शन 1,2। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज लिखो, ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 2, 1 2 और 1 2 में कॉमन क्या है? 1,2। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या हो सकता है इसमें से? A. ए मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ये रहा 22 का ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 23। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? ये डी मॉर्गन्स लॉ है, लास्ट दिन मैंने बोला था कि अगर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वहां पर जब हम समझा रहे थे कुछ एग्जांपल के साथ मैंने बताया था, लास्ट में मैंने बोला था डी मॉर्गन्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट कर लेना चाहिए। शायद मैंने लिखवाया था कि नहीं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। लिखवाया था मैंने ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ, मैंने लिखवाया था। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ आता है, मैंने बोला था ये एमसीक्यूज में हमें पूछ सकता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ। तो अगर ए यूनियन बी है, मैंने ऐसे ही याद रखने बोला था कि डायरेक्ट हमें दे देगा, दे भी दिया है, देखो ए लिखो बी लिखो, ये कंप्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और यूनियन को इंटरसेक्शन कर दो, ये ट्रिक है याद रखने का। ठीक है, तो इसका वैल्यू इक्वल टू ये होता है। क्यों होता है वो हम लोगों ने प्रूव जो एग्जांपल्स था वहां पर देखा था। ठीक है, तो अभी क्यों होता है उस पर हम लोग नहीं जा रहे, ये देखो ऐसे करके होगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का वैल्यू कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन सी हो गया, और 24 का देखो जस्ट ऑपोजिट दिया है, तो इसका क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। जैसे मैंने बोला कंप्लीमेंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन लिखो, ये ट्रिक है याद रखने का, मैंने लास्ट दिन भी इसी तरह से ही समझाया था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो एक बार चेक कर लेते, 23 का सी 24 का बी। ठीक है, 23 का सी 24 का बी। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर 25 देखो, ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बोल रहा है ए यूनियन ई कितना होगा अगर ई सुपरसेट ऑफ ए है। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो ई अगर सुपरसेट ऑफ ए है तो ई में अगर 1 2 3 है, ठीक है, तो ए में क्या क्या होगा? ए में 1 2 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट ई में होगा जो कि ए में नहीं है। अब 1 2 भी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख दो 2 3 भी लिख दो तो भी चलेगा कि ए में 2 3 है बट 1 नहीं है। तो सुपरसेट और सबसेट, अगर ई सुपरसेट है तो ए उसका सबसेट होगा। तो इसमें रिलेशन ऐसा होता है सुपरसेट में कि ई में एटलीस्ट ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है, यानी जो उसका सबसेट है। अब ए यूनियन ई अगर हम लोग करते, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, तुम लोग 1 2 3 के जगह कुछ और नंबर ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यूनियन ई क्या होगा? यूनियन का मतलब है दोनों को मिला के लिखना, रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखना। तो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 3 लिखेंगे। अच्छा 2 3 रिपीटेड है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ए यूनियन ई 2 था 3 था ए में, और इसमें 1 2 3 था तो 1 2 3 होगा। ओवरऑल लिखना है हमें, रिपीटेड को नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, रिपीटेड नंबर को एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि 1 2 2 3 3, ऐसा नहीं लिखना है। रिपीटेड नॉट अलाउड इन सेट। ठीक है, तो ए यूनियन ई मतलब 1 2 3 हो गया, तो मतलब ए यूनियन ई इक्वल ई हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए यूनियन ई इक्वल टू ई होगा। ठीक है, ये देखो 25 का ऑप्शन बी, 25 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग भी एग्जाम के टाइम पे छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके करोगे तो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, अदरवाइज जस्ट इसको रीड करके कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन ई, अगर ई इज अ सुपरसेट ऑफ ए, मतलब फिर से यही एग्जाम्पल से हम लोग कर सकते हैं। अब हमें ए इंटरसेक्शन ई कैलकुलेट करना है। ए का मतलब है 2 3 और इंटरसेक्शन ई का मतलब है 1 2 3। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट को लिखना। कॉमन क्या है? 2 3 2 3। ठीक है, तो कॉमन है 2 3, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया।
ऑप्शन है ऑप्शन ए का ए हो जाएगा, है ना। तो नहीं, मैंने ये वाला देखा ना, 25 था ये वाला, और नहीं 26 था, ठीक है 26 था, 26 का ए चेक करते हैं, 26 का ए हो गया, ठीक है। अच्छा इस तरह से होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 27 देखो, E यूनियन E इक्वल टू क्या होगा अगर E इज द सुपर सेट ऑफ A है, मतलब वही वाला एग्जांपल, ठीक है। तो E में मान लो है 1 2 3 और वही वाला एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन रखने के लिए। ये हो गया 2 3। अब बोल रहा है कि E यूनियन E क्या होगा, E यूनियन E मतलब क्या होगा, E यूनियन E मतलब हो जाएगा 1 2 3 कॉमा, मतलब यूनियन 1 2 3 करना है ना, 1 2 3, और दोनों को क्या करना है, कंबाइनली लिखना है, रिपीटेड नंबर को बार बार नहीं लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ई यूनियन ई क्या होगा, इसका मतलब ई यूनियन ई क्या होगा बोलो, ई होएगा। ई होगा, ठीक है। तो 27 का ए हो गया, है ना, 27 का हो जाएगा ए, ठीक है। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर ई इज द सुपर सेट ऑफ ए बोला है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल से कर लेंगे, ई है हमारे पास, ए है हमारे पास, और ये दिख रहा है कि ई इज द सुपर सेट ऑफ ए हो रहा है, क्योंकि ए में ऐसा एक एलिमेंट है जो कि, सॉरी ई में ऐसा एक एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो ये सुपर सेट, ये सबसेट, ठीक है। अब क्या बोला, ये रिलेशन के हिसाब से हम लोगों ने एग्जाम्पल बना लिया, ए इंटरसेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन करना है लेकिन ई कंप्लीमेंट के साथ। अब कंप्लीमेंट वाला बात आ गया, कंप्लीमेंट का मतलब अगर एक यूनिवर्स है जहां पर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ई कंप्लीमेंट का मतलब वो नंबर्स, ई कंप्लीमेंट का मतलब वो नंबर्स जो यूनिवर्स में तो है बट ई में नहीं है, ठीक है। अब कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, मतलब सॉल्व करने के लिए, तो ए क्या आ गया 2 3, ठीक है। अब इंटरसेक्शन करना है ई कंप्लीमेंट के साथ, ई कंप्लीमेंट मतलब 1 2 3 हम लोग लिख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ई कंप्लीमेंट का मतलब होता है वो नंबर जो ई में नहीं है। तो 1 2 3 के अलावा कुछ और नंबर हो सकता है, तो अगर 1 2 3 के अलावा कुछ और नंबर होगा तो क्या वो कभी भी इंटरसेक्शन बनेगा, सोचो, क्या वो कभी नहीं बनेगा ना, कभी इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कैसे बनेगा, ये दोनों तो सुपरसेट सबसेट वाले रिलेशनशिप में है, और ई का कंप्लीमेंट का मतलब ऐसे नंबर्स जो ई में है ही नहीं लेकिन यूनिवर्स में है, ठीक है। तो ई में नहीं, जैसे मान लो अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 और 5 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ई कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, ई कंप्लीमेंट हो जाएगा 4 5, ठीक है। ई कंप्लीमेंट 4 5 हो जाएगा ऐसा नंबर जो यूनिवर्स में तो है लेकिन ई में नहीं है। तो 4 5, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ए और ई में तो सबसेट और सुपरसेट वाला रिलेशन है। तो ए का सुपरसेट तो तभी होगा ना अगर ए में ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ई में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका आंसर फिर क्या देना चाहिए, अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आया ही नहीं तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, 5, फाई, ठीक है। फाई यानी नल सेट, मतलब ऐसा सेट जहां पर कोई भी नंबर डिजिट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, ठीक है। तो देख लो 28 का हो गया ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट, फिर वैसा ही एग्जांपल, सेम एग्जांपल से करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। 29 में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, ठीक है, ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू। अच्छा तो ए मतलब क्या हो गया 2 3, अब 5 का मतलब क्या है, ऐसा एक सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। क्या इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन हो सकता है, क्या इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा नहीं, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, 5, मतलब सी, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 29 का सी, ठीक है। अच्छा चलो अब 30 नंबर देखते हैं, ये भी सेम, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ये हमें चाहिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करने बोला है, ठीक है। ए का मतलब है 2 3, ठीक है। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का मतलब है वो सारे नंबर जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्स में। फिर से हम एक यूनिवर्स का बना लेते हैं अपने मन से, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा हम लोग का ए कंप्लीमेंट का मतलब नहीं, यहाँ पर देखो ये यूनिवर्स वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई इज द सुपर सेट ऑफ ए बोल रखा था, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, ई सुपर सेट था इसीलिए ई में ज्यादा एलिमेंट है ए से, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इसका कंपेयर जो है यूनिवर्स से किया। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन ऑफ 5 बोला है पहला बात, ठीक है। ए के साथ हमें एक खाली सेट का जो है इंटरसेक्शन करना है, तो अगर हम लोग कुछ भी नहीं भी लिखे तो हम लोग आंसर दे सकते हैं इसका
इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो, ए में कुछ नंबर्स तो है, अब इंटरसेक्शन करना है मैं 5 के साथ, मैंने यूनियन लिख दिया, ओ सॉरी ये वाला कर रहे हैं ना, सॉरी 30 वाला कर रहे हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब 2 3 के अलावा कुछ और नंबर होगा, ठीक है, 2 3 के अलावा कुछ और नंबर्स होगा, वो हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, ठीक है, 2 3 के अलावा कुछ और नंबर होगा वो हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सोचो 2 3 जो है वो ए में है, हमें यूनियन करना है ए कंप्लीमेंट का, मतलब 2 3 के अलावा कुछ और नंबर हो सकता है, क्यों? क्योंकि ए कंप्लीमेंट का मतलब वो नंबर जो ए में नहीं है, ठीक है, तो मतलब 2 3 के अलावा कुछ भी नंबर, ठीक है, तो ये अगर यूनियन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब इसको हम लोग सुपर सेट से देख सकते हैं। देखो अगर सुपर सेट 1 2 3 है और ए है 2 3, ठीक है, और हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ए में नहीं है लेकिन इस एग्जाम्पल में है, ऐसा नंबर हो रहा है 1, है ना, क्योंकि अगर ई और ए इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये सबसेट है ये सुपर सेट है, ठीक है, तो ए में नहीं है ऐसा एलिमेंट लेकिन जो है यूनिवर्स में है, तो अब यूनिवर्स का एग्जांपल यहाँ पर अगर नहीं लेते एक बार, तो ई में क्या है, ई में 1 2 3 है, तो इसका मतलब यूनिवर्स में भी 1 2 3 होगा, तो इसका मतलब अगर 3 जो है 2 और 3 जो है वो अगर ए में है, तो ऐसा नंबर जो ए में नहीं है लेकिन उसके सुपर सेट में है, दैट इज 1, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो अगर हम लोग इसका यूनियन करते हैं तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है, अगर हम लोग इसका यूनियन करते हैं तो ये हो गया 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखो 5 तो होगा नहीं, 5 कभी नहीं होगा, क्योंकि यूनियन करोगे तो 5 कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ए का वैल्यूज तो एटलीस्ट एडेड होगा ही ना, यूनियन का मतलब सारे डेटा को इकट्ठा लिखना, तो 5 तो पॉसिबल है ही नहीं होगा, और ए के साथ अगर ए कंप्लीमेंट का यूनियन कर रहे हैं तो सिर्फ ए ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए कंप्लीमेंट का मतलब वो सारे नंबर जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्स में है या फिर उसके सुपरसेट में, जैसे भी सोचो, तो ए तो होगा नहीं, तो ई जरूर हो सकता है, ई जरूर हो सकता है, क्योंकि ई उसका सुपर सेट है। अब सुपर सेट बना है मतलब ऐसा एलिमेंट ए ई में है जो कि ए में नहीं है, इसका ही मतलब होता है ना, ऐसा एक एलिमेंट जो कि ई में है बट ए में नहीं है, तभी तो वो उसका सुपर सेट कहलाया। इसका मतलब वो कौन सा एलिमेंट है जो ए मतलब यूनिवर्स में तो है बट ए में नहीं है, तो हम लोग इस एग्जांपल से एटलीस्ट बोल सकते हैं कि वो 1 है, ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्स में है उसके सुपर सेट में है बट उसके पास नहीं है, इसका यूनियन करेंगे तो हमारा आंसर फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों कभी नहीं होगा। बाकी तुम लोग यूनिवर्सल सेट लिख के भी इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है, तो 30 का हमारा ए हो जाएगा, 30 का देखो ए हो गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट है 31, 31 का देखो क्या बोल रहा है, ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सबसेट ऑफ ई सेटिस्फाइंग ये, अगर ई का कोई सबसेट बनाते हैं वो ऐसा होगा 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10, तो इसमें एक्स का कौन सा वैल्यू ले ताकि वो 5 से ऐड होने के बाद ग्रेटर देन 10 होगा, वही सबसेट होगा ई का। बोलो कौन कौन सा ऐसा नंबर है एक्स का वैल्यू इसमें से, ठीक है, बोल रहा है ई इज अ सब, देखो क्या बोल रहा है, ई एक सेट दे दिया, इसका सबसेट जो है, मान लेते इसका सबसेट है फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, इसका सबसेट है ए, और ए सबसेट में वो सारे एलिमेंट रहेंगे जिसमें अगर हम लोग 5 प्लस एक्स करते हैं तो वो 10 से ज्यादा होगा। अब एक्स कौन कौन सा है, एक्चुअली एक्स बिलोंग्स टू ई यहाँ पर दिया नहीं है, एक्स बिलोंग्स टू ई होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिसिंग है, एक्स बिलोंग्स टू ई, तो इसका मतलब 1, क्या 1 इसमें ऐड होने से ग्रेटर देन 10 होगा, 5 प्लस 1 करने से ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं होगा, 2 प्लस 5 करने से ग्रेटर देन 10 होगा, नहीं होगा, फिर बताओ कौन कौन से नंबर से होगा, समझ में तो आ गया ना कंसेप्ट कैसे होगा, 6 कौन कौन, 7 8 9 करेक्ट, 6 7 8 9, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 5 तक नहीं होगा, 5 तक देखो 10 से कम या 10 के बराबर हो रहा है, तो 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ग्रेटर देन 10 हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला 6 7 8 9, 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या बोला है, 32 में बोल रहा है ए और ऐसा एक साइन देके रखा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। अब हमें देखो क्या बोला है, ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, हमें ये कैलकुलेट करने बोला, और इसका मतलब भी हमें बता दिया क्या है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस बी,
और हमें कैलकुलेट करना है b माइनस ए और ये दोनों का यूनियन करना है। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे a माइनस बी, ठीक है। सेट में माइनस कैसे किया जाता है, देखो a का वैल्यू है 1 2 3 4, b का वैल्यू है 3 5 7। जब a माइनस बी बोलेगा तो अब हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा हमेशा a, ठीक है। ऐसे लिखने से क्या होता है, कभी गलत नहीं होता है। 3 5 7, ठीक है। अब कैसे माइनस करोगे, देखो हमें ये देखना है। माइनस का मतलब एक्चुअली होता है, ये देखो a माइनस बी का मतलब यहाँ पर लिख दिया है कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ a बट नॉट इन b, लेकिन इससे बेटर हम बोल रहे हैं, देखो मतलब ये भी ठीक है, ये समझ में आता है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका बोल रहे हैं हम लोग। चेक करेंगे 1 से माइनस करने के लिए कुछ है, नहीं है। b में कुछ नहीं है, 1 माइनस b में 1 नहीं है, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ माइनस करने वाला कुछ नहीं था। यहाँ 1 अगर होता तो ये यहाँ पर नहीं आता। अभी बताते, देखो 2 2 और यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 3 0 हो गया, मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे क्योंकि 4 माइनस 4 का कोई स्कोप नहीं था। तो देखो 1 2 4 लिख दिया हम लोगों ने। अब ये पढ़ो, a माइनस बी का मतलब वो सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो है a में बट b में नहीं है। देखो ये सारे एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो a में है बट b में नहीं है, तो देखो ए में है 1 2 3 4 और बी में है 3 5 7। तो ए में ऐसा एलिमेंट जो कि बी में नहीं है दैट इज 1 2 4। लेकिन इससे आसानी से याद रख सकोगे ना, अगर सिमिलर नंबर होता है तो उसे कट कर दो, ठीक है। जैसे 1 में यहाँ 1 मिल जाता, हटा दो, लेकिन यहाँ पर 1 में 1 नहीं मिला तो 1 लिख दिया, 2 में 2 नहीं मिला तो 2 लिख दिया, 3 में 3 मिला तो हम लोगों ने हटा दिया, 4 के साथ कोई सिमिलरिटीज नहीं है तो 4 रह जाएगा। फिर यूनियन, अब हम लोग लिखेंगे बी माइनस ए। जैसे बी माइनस ए होगा तो इसको लिखना भी हमें उसी तरीके से है, तभी मेरे ट्रिक से कर सकते हो। बी का मतलब है 3 5 7, ठीक है। और ए का मतलब है 1 2 3 4। अब कैसे चेक करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ए सॉरी बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, 3 3 से 3 सिमिलरिटीज है, 0 हो गया, हटा दो। 5 से कोई सिमिलरिटीज नहीं है, 7 का कोई सिमिलर नहीं है, मतलब 7 7 नहीं है इधर, 5 5 नहीं है, तो बचा 5 7, ठीक है। मतलब b माइनस ए का मतलब कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ b, ऑल एलिमेंट ऑफ b विच आर नॉट इन a, ऑल एलिमेंट्स ऑफ b विच आर नॉट इन a, मतलब वो सारे एलिमेंट्स हमें b के लिखने हैं जो a में नहीं है। तो a में और a और b में एक ही सिमिलरिटीज है 3 का, इसलिए 5 7 लिखा। लेकिन ऐसे करके करोगे तो आसानी से होगा, बट एक चीज याद रखना है, b माइनस ए मतलब ऐसे लिख लो तब गलत नहीं होगा। अब इसका यूनियन, यूनियन करने का मतलब है मिला के लिखना है, 1 2 4 5 7, ठीक है। 1 2 4 5 7, तो ये हो गया 1 2 4 5 7, यानी 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए। बस यहाँ तक था ये वाला जो हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, ठीक है। लास्ट दिन के कंसेप्ट का जो भी क्वेश्चन बाकी था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट में चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट सेट, ठीक है। दूसरे कंसेप्ट में चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर हम लोग कोई भी दो सेट का वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट सेट, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, two elements A and B listed in a specific order form an ordered pair denoted by A comma B. Cartesian product बनाया जाता है। If A and B are two non-empty set, then the set of all ordered pairs A comma B such that A belong to A and B belong to B is called Cartesian product of A and B to be denoted by A cross B. ठीक है, हम समझाते हैं ये क्या होता है, देखो। प्रोडक्ट सेट, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट है A 1 2, दूसरा सेट है B 3 4, ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों सेट में मल्टीप्लीकेशन करवाते, जिसको सेट थ्योरी में मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मैंने ए और बी लिया, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जिस सेट में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे, खाली नहीं है, है ना, तभी तो होता है नॉन एम्प्टी सेट। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे, अब सेट थ्योरी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, बड़ा ही आसान होता है। देखो हमें क्या करना है, अगर हमें ए क्रॉस बी लिखा है तो पहले ए का एलिमेंट ही हमें लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा,
इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है हम लोग जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, 2,3 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 2 भी 6 हो गया, बात एक ही है। यहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके वैल्यूज नहीं लिखने होते हैं। तो कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे हो जाएगा, 1 ऐसे करना है, 1 के साथ पहले 3 और 1 के साथ 4, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मल्टीप्लाई मतलब कैसे लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़े में होंगे। तो 1,3 पहला वाला, ठीक है, फिर यहाँ एक कॉमा लगेगा, फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1,4, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जिसको बोला जाता है सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ 1 3 1 4, अब नेक्स्ट वाला सेम प्रोसेस में चलेगा 2 3 और 2 4, ठीक है, 2 3 और 2 4। तो ये हो गया 2,3 देन 2,4, ठीक है। अब हम पढ़ के समझाते हैं जो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, अब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। देखो, if A and B are two non-empty set, A और B दो non-empty set है, ठीक है, then the set of all ordered pairs, तो ये जो सेट बना A क्रॉस B, इस सेट का नाम हम लोग दे सकते हैं A क्रॉस B। ये जो सेट बना, सेट क्यों है, क्योंकि इसको मैंने ब्रेसेस के अंदर लिखा है, ठीक है, ऐसे कॉमा दे दे के लिखा है। ये हर एक एलिमेंट है, 1,3 एक एलिमेंट है, 1,4 एक एलिमेंट है, 2,3 एक एलिमेंट है, 2,4 एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, जो भी बोलो। जो मैंने बोला था क्या बोला जाता है इसमें, जो भी डेटा लिखा जाता है इसे एलिमेंट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो ये सब एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट कैसे है, मतलब किस तरह से प्रेजेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। पेयर में है ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो दो दो करके लिखे हुए हैं। और ऑर्डर में क्यों है, क्योंकि मैंने बोला ऑर्डर मायने रखता है, पहले 1 फिर 3, पहले 1 फिर 4, पहले नेक्स्ट में 2 फिर 3 फिर 2 फिर 4। हम लोग 1,3 और 3,1 ऐसे कुछ भी लिख देंगे नहीं चलेगा। अगर A क्रॉस B है, पहला नंबर हमेशा पहले सेट को डिनोट करेगा। इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पर A नाम लिया है, यानी 1 1 बिलोंग्स टू सेट, मतलब ये 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड 4 3 4 बिलोंग्स टू सेट B, तभी समझाया जाएगा। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर मायने रखता है, पेयर में ये बन रहा है और इसका ऑर्डर भी मायने रखता है, क्योंकि 1,3 देखो 1,3 और 3,1 एक बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1,3 का मतलब ये बताया जा रहा है 1 बिलोंग्स टू A है, ठीक है। अगर हमारा पहला सेट मल्टीप्लीकेशन में A था तो, ठीक है, अगर हमारा पहला सेट A था तो ये 1,3 का मतलब 1 बिलोंग्स टू A हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3,1, अगर ये 3,1 लिख रहा है तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि ये वाला 3 जो है ये भी बिलोंग्स टू A हो जाएगा। लेकिन वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू A है, 3 बिलोंग्स टू B है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर मायने रखता है। पहला जो डेटा है, पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट को बताएगा, नाम कुछ भी रखो A B C D, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट के वैल्यू को ही बताएगा, ठीक है, दूसरा जो है वो दूसरे सेट के वैल्यू को ही बताएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ये ए कॉमा बी जैसा बन गया, ठीक है, ये ए कॉमा बी फॉर्मेट में बन गया और ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होता है। फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी, ये कैसे फॉर्म करना है, ये फॉर्म्ड होता है एज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर जो है यहाँ पर मायने रखेगा, ठीक है, ऑर्डर जो है यहाँ पर बहुत ही वाइटल मैटर है। तो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, इनको अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये जो है ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो भी बनेंगे इसमें ये बताया जाएगा। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बन रहे हैं और दो सेट ए और बी है, तो इसका क्रॉस अगर हम लोग ए क्रॉस बी करवा रहे हैं, देन इन दैट केस सारे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और सारे स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी हो जाएगा, जो अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है, जो मैंने तुम लोग को अभी यहाँ पर समझा दिया। इससे ये पता चलता है अगर ये सिचुएशन है तो 1 और ये 2 ये दोनों ही ए को बिलोंग करेंगे, कभी भी बी को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 1 2 3 4 5, ए क्रॉस बी कैसे होगा 1 4 1 5, पहले 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, ये देखो 2 4 2 5, 3 4 3 5 3 4 3 5, ठीक है, ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सेट थ्योरी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब फिर एक एग्जांपल दिया है, अगर ए क्रॉस बी ऐसे दिया हुआ है तो बताओ ए
ए में क्या क्या है, बी में क्या क्या है। देखो बड़ा ही आसान सा सवाल है, अगर ये हमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं सेट का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें बोल रहा है ए सेट के अंदर क्या था, बी सेट के अंदर क्या था। अब हमें पता है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका ऑर्डर कैसे होता है, पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू पहला सेट, ठीक है। तो ए में क्या है, 3 है, पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू पहला सेट, 3 आया, 3 को रिपीट, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तो 3 एक बार लिखा है तो एक ही बार लिखेंगे। 5 जो है इसका मतलब वो भी ए में था, 5 फिर से आया तो 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है ना। सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, तो ये 2, ठीक है। फिर ये 4, तो ये भी इसी में था, फिर 2 फिर 4, यानी 3 5 ए में था और 2 4 बी में था, 3 5 ए में था, 2 4 बी में था, ठीक है। तो इस तरह से ऑपोजिटली भी हमें आंसर पूछ सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ए में क्या था, बी में क्या था। तो अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा बोल दिया है मैंने, तो बता दिया कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है, लेट p इक्वल टू 136 और q इक्वल टू 35, इसका प्रोडक्ट सेट क्या है। तो प्रोडक्ट सेट क्या होगा, ये देखो 1 3, ठीक है, 1 3 1 5, ठीक है, फिर 3 3 3 5, 3 3 3 5, ठीक है, फिर 6 3 6 5, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा बन गया। अब देखते हैं इसमें बोला क्या है, सिर्फ क्या ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए बोला है या कुछ और बोला है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या समझाया गया है, बोल रहा है कि n ऑफ p क्रॉस q, मतलब p क्रॉस q में कितने सारे नंबर हैं, ठीक है, इक्वल टू हमेशा होगा n ऑफ p इंटू n ऑफ q, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p सेट कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q सेट कितने हैं, 2 एलिमेंट है, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया 6 मल्टीप्लाई करके। और p क्रॉस q में कितने एलिमेंट है, ये देखो ये एक एलिमेंट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया, ये और ये मिला के एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में काउंट होता है ना। तो कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, तो लेकिन हम लोग इसको इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब और ये तो हम लोगों ने देखा, अब इसी चीज को हम अपने एग्जाम्पल में भी दिखा देते तुम लोग को, यहाँ पर लिख के देखो, मेरा जो एग्जाम्पल्स था यहाँ पर हम समझा देते हैं। एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, और एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, ए में कितने सारे एलिमेंट है, 2, बी में कितने सारे एलिमेंट है, 2, यानी 4 हो गया। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं कि एन ऑफ ए, ऐसे एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, ठीक है। लेकिन इसके बाद मेन देखो क्या बोल रखा है यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको हम समझाते हैं, देखो इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझाते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। अच्छा, अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि B क्रॉस A कर लेते हैं, ठीक है, B क्रॉस A कर लेते हैं, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम है क्योंकि मेरा इक्वल सेट लिया हुआ है। चलो हम और एक सेट लेते हैं, और एक सेट लेके देखते हैं। यहाँ पर A इक्वल टू 1 2 3, B इक्वल टू 4 5, ठीक है। अच्छा, अब A क्रॉस B कर लेते हैं, A क्रॉस B में क्या क्या आ जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ठीक है। इतने सारे एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब एन ऑफ ए कितना है, 3, और एन ऑफ बी कितना है, 2, और एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 2 और ये 6, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ जो मैंने सेट लिया था इक्वल लिया था, इक्वल मतलब दोनों में बराबर एलिमेंट है, उससे हम दूसरा केस को प्रूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इसको बी क्रॉस ए कर लेते हैं, बी क्रॉस ए करेंगे, तो B क्रॉस ए मतलब पहले B लिखना पड़ेगा, B में क्या क्या है, 4 5, ठीक है। मेरे एग्जांपल के हिसाब से B में 4 5 है, और A में क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है। A में है 1 2 3। अच्छा, अब B क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, 4 1, ठीक है, 4 2 4 3, देन 5 1 5 2
और 5,3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बन गया। अब n ऑफ a, n ऑफ b, ठीक है, n ऑफ a कितना है 3, ठीक है, n ऑफ b कितना है 2, n ऑफ b क्रॉस a ये कितना है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 6 ही आ रहा है, मेरा एग्जांपल सही नहीं हुआ क्या? हाँ, नॉट इक्वल q क्रॉस p। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर से वही हुआ कि n ऑफ a इंटू एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए भी आया, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया उसका ये रीजन है कि यहाँ पर इसको भी कवर कर देते हैं। ये देखो, एन ऑफ ए क्रॉस बी करने पे जो वैल्यूज आते हैं वो एन ऑफ ए क्रॉस बी से भी इक्वल होते हैं, और एन ऑफ ए क्रॉस बी करने पे सेम एग्जांपल पे जो आंसर आते हैं वो एन ऑफ बी क्रॉस ए पे भी सेम होते हैं। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं है ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से, नंबर में इक्वल है। मतलब यहाँ भी जितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हुए यहाँ भी उतने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हुए, बट इंडिविजुअल ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट इक्वल। इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा हो गया, देखो इसका कंक्लूजन कुछ ऐसा हो जाएगा कि a क्रॉस बी नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। देख लो, क्योंकि a क्रॉस b से जो भी आंसर आया वो b क्रॉस a से बराबर नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन हुआ। बट n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू n ऑफ b क्रॉस a होगा, ठीक है। यानी a क्रॉस b करके जो भी आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर b क्रॉस a करने पे भी वही आएंगे। वही चीज यहाँ पर बोला है, देखो p क्रॉस q, q क्रॉस p भले इक्वल ना हो, बट n ऑफ p क्रॉस q और n ऑफ q क्रॉस p हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, मेनली तुम लोग को ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से मैंने बताया, बाकी यहाँ पर p क्रॉस q वाला एग्जाम्पल है, इससे भी देख सकते हो एक बार। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक इलास्ट्रेशन दिया है, एन ऑफ पी इक्वल टू 3, एन ऑफ क्यू इक्वल टू 2 और पी क्रॉस क्यू 6 हो गया। तो एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू एंड एन ऑफ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू एन ऑफ क्यू क्रॉस पी। ये एक्चुअली क्या हुआ है, वही चीज को फिर से बताया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल इन्होंने दिया था उसी को बताया। फिर यहाँ पर एक क्या किया है, एक जो है ग्राफ पेपर प्लॉटिंग दिखाए। तुम लोग का नहीं आएगा एमसीक्यूज में तो ग्राफ पेपर प्लॉटिंग नहीं होता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कैसे प्लॉट किया हुआ है। ये देखो कैसे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो 3,1, 3,1 को यहाँ प्लॉट करके नहीं दिखाए, 3 को दिखाए, तो 3 कैसे होगा, ये 3 और ये वाला 3, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स का वैल्यू होता है, ये वाई का होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी 3 1 2 3 और वाई का वैल्यू 1 2 3, ठीक है। तो ये दोनों का पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग 1 3 को प्लॉट करना चाहते हैं, ये 1 ये 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ग्राफ पेपर में जैसे होता है। 6,3 को अगर प्लॉट करना चाहोगे तो ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 3, तो ये वाला हो गया। अच्छा, अब 5, ये देखो 1,5, तो ये 1, ये पॉइंट है 1,5 है ना, ये 1 और ये 5 ये। अच्छा 3,5, तो 1 2 3 और ये 5, तो 3,5, ठीक है। अच्छा 6 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 5। इसका जरूरत नहीं, जस्ट मैंने एक बार दिखा दिया है यहाँ पर, तो प्लॉटिंग तो बता दिया कि कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अगर हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना होता तो। वैसे बोलेगा नहीं क्योंकि एमसीक्यूज में ग्राफ पेपर में प्लॉट नहीं करने बोलेगा, लेकिन अगर करने बोले तो बोलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से प्लॉटेड है, कंफर्म नहीं बोलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये तो हम लोगों ने सीख लिया ऑर्डर्ड पेयर, एक पॉइंट था वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ए एक सेट है, ठीक है, जिसमें है 1 2 3। हम अपने एग्जाम्पल से समझाते फिर देखेंगे कि मैट में हमारा क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 2 3 और बी मान लो है 4 5। हम नॉर्मली ऐसे ही लेते ताकि याद रहने में आसानी हो, तुम लोग भी कभी कभी भूल जाते हो, तो इस तरह से 1 2 3 इसमें 4 5 ले लिया, ठीक है, सिक्वेंशियली। अच्छा, अब ए क्रॉस बी करते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं सीखेंगे हम लोग रिलेशन फंक्शन नहीं कर सकते। तो ए क्रॉस बी कैसे होगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा 1 4 1 5, यहाँ कॉमा आ जाएगा, 2 4 2 5, यहाँ एक कॉमा आएगा।
अच्छा 3 4 3 5 3 4 3 5 ठीक है, ये हो गया A क्रॉस B। अगर हम लोग पहले रिलेशन पढ़ रहे हैं फिर फंक्शन पढ़ेंगे। रिलेशन को R1 से डिनोट कर सकते हैं, R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब R1 R2 R3 मतलब एक ही जगह पे, इस पे अगर हम लोग मोर देन वन रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखो एक्चुअली रिलेशन को कैसे डिनोट किया जाएगा, रिलेशन को बाई R, कैपिटल R डिनोट कर सकते हैं। अब R का हम लोग वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे R1 R2 R3, ठीक है। इस तरह से जरूरत होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे रिलेशन अगर मोर देन वन रिलेशन है तो R1 R2 करना पड़ेगा ना, वही चीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो R1 का वैल्यू हम ये लिख देते हैं 1,4 और 3,5, ठीक है। और इसको कैसे, देखो अभी तक मैंने समझाया नहीं कि ये रिलेशन मैंने क्यों लिखा, एक बार देखो पूरा फिर हम बताते हैं। आर सच दैट A to B, ठीक है। R such that A to B, R is a subset of A cross B। अब पूरा चीज समझाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले पढ़ते हैं। देखो एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट X इंटू वाई, अगर दो सेट है X इंटू वाई, उसके जगह मैंने दो सेट ले रखा है A और B, अगर इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट सेट बन गया, ठीक है। तो एनी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट सेट, इस प्रोडक्ट सेट का कोई भी एक सबसेट, तो क्या ये इसका सबसेट हुआ, क्या ये जो मैंने अलग से लिखा है इसका सबसेट हुआ, होगा, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट जो है वो इसके सुपर सेट में है, ठीक है। मतलब देखो A क्रॉस B का ये सबसेट होगा, क्योंकि A क्रॉस B में 1,4 और 3,5 जो है वो अवेलेबल है, यानी A क्रॉस B ये सुपर सेट हो गया कौन से सेट का, R1 का, ठीक है। R1 अगर एक सेट है तो वो सुपर सेट हो जाता है A क्रॉस B का। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये एक रिलेशन बता रहा है फ्रॉम X टू Y, जिसको इस तरह से रीड करना चाहिए, आर सच दैट ए रिलेशन A टू B में एक रिलेशन बता रहे हैं, इसको ऐसे रीड करना चाहिए, आर सच दैट A टू B, मतलब A टू B जो है ये रिलेशन बता रहा है R के साथ, ठीक है। फ्रॉम X टू Y टू इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन बता दिया, लेकिन पहले हमें तो रिलेशन समझना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट सेट का हम लोग सबसेट लिख लेते हैं तो वो रिलेशन कहलाता है। जैसे और एक रिलेशन सेट लिखते हैं, जैसे मैंने 1,4 लिखा, वैसे हम लोग लिख सकते हैं 1,5, ठीक है। और ये हो गया 2,4, ठीक है। 1,5 और 2,4 अगर मैंने एक सबसेट लिखा है तो ये भी A क्रॉस B का रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट हुआ R2। तो हम लोग यहाँ पर R1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 सच दैट, R तो ऐसा है कि A टू बी जो प्रोडक्ट सेट बना है उसका रिलेटिव रिलेशन में है R2, ठीक है। और ये सबसेट होता है, देखो R जो है मतलब रिलेशन सेट जो है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B प्रोडक्ट सेट का। जैसे यहाँ पर R1 दिया था तो R2 दे देते हैं, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर हम लोग कोई एक प्रोडक्ट सेट से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के लिखते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को निकाल के लिखते हैं तो वो सबसेट हो जाता है, और उसी सबसेट को बोला जाता है रिलेशन, ठीक है। अब आया रिलेशन के बाद अब हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन किसे बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता के बोला था इज कॉल्ड फंक्शन। अब देखते हैं ये फंक्शन क्या होता है। देखो जैसे मान लो A का वैल्यू है 1 4 और 7, ठीक है, और B का वैल्यू है 2,6, ठीक है। अब हम लोग A क्रॉस B करते हैं, तो 1 2 1 6 4 2 4 6, ठीक है, 7 2 7 6, ठीक है, 7 2 और 7 6, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग एक सबसेट लिख लेते हैं, इसका सबसेट मतलब इससे कुछ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, जैसे कि 1 2 लिख लिया और ले लिया मैंने 1 6, ठीक है, और ले लिया मैंने 4,6, ठीक है, और इसको मैंने एक नाम दे दिया दैट इज R3
फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया R3, तो R3 एक सेट है जो कि A क्रॉस B का सबसेट है, दिख रहा है क्योंकि यहां से लेके हम लोगों ने लिखा है। और ये एक रिलेशन बनता है, रिलेशन तब बनता है अगर दो सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है फिर उससे सबसेट बनाया जाता है, तो ये दोनों में रिलेशन है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन हो गया R3 सच दैट A टू B, मतलब A टू B के साथ R3 का रिलेशन है। लेकिन क्या ये फंक्शन होगा कि नहीं वो हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर जो सबसेट है या फिर जो रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है उसका अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मैच कर जाता है, देखो मतलब यहाँ पर देखो रीड करके बताते हैं, in which no two different ordered pairs have the same first element, कोई भी ordered pair में same first element नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। एक रिलेशन फंक्शन तभी कहलाएगा अगर जो ऑर्डर्ड पेयर एज ए सबसेट कलेक्ट किया है हम लोगों ने उसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट मैच नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है मैच। ठीक है, क्या मैच हो चुका है, 1 1 है। अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये नॉट ए फंक्शन हो जाएगा, नॉट ए फंक्शन, ये रिलेशन कोई फंक्शन नहीं है। एज फर्स्ट एलिमेंट दैट इज हियर 1 इज रिपीटेड, तो जो रिलेशन हम लोगों ने बनाया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट बाय चांस रिपीट हो जाता है कोई भी दो या तीन या चार ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे भी है, जैसे यहाँ पर 2 जगह पे रिपीट हुआ है, तो वो रिलेशन तो है बट वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम और एक एग्जाम्पल देते हैं और तुम लोगों से पूछते हैं, तुम लोग बताओ वो फंक्शन है कि नहीं। जैसे मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं R4, एक रिलेशन लिख लिया और वहां पर मैंने मान लो लिखा है R4, मैंने एक रिलेशन लिखा है और रिलेशन में मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिए फॉर एग्जांपल 1,2 और 4,2 और 4,6। ठीक है, और एक रिलेशन ले लिया है मैंने R5 और उसमें मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए अपने मन से 1,6 4,2 और 7,2। ठीक है, चाहे कुछ भी क्रॉस हुआ हो, ठीक है, मतलब जो भी सेट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ था उससे मैंने ये कलेक्ट किया हो, ये एक रिलेशन है। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन है, बताओ R4 और R5 में क्या R4 R5 फंक्शन है या दोनों ही फंक्शन नहीं है या कोई एक फंक्शन है एक नहीं है, मुझे बताओ कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, बोलो। फंक्शन तभी होगा अगर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रिपीट नहीं होते हैं, ऐसे रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। तो तुम लोग देखो, देख के बताओ कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। R4 फंक्शन नहीं है। R4 फंक्शन नहीं होगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीट हुआ है, 4 और 4 रिपीट हुआ है। अगर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है वो फंक्शन नहीं होगा। R5 फंक्शन होगा, बोलो R5 फंक्शन होगा, हाँ मैम। R5 फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो सेकेंड एलिमेंट रिपीट है, ऑब्वियसली सेकेंड एलिमेंट रिपीट है। ठीक है, रिपीटेड, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट रिपीटेड अलाउड होता है। अगर सेकेंड एलिमेंट का रिपीट हो रहा है कितने बार भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए R5 क्या है, रिलेशन तो है वो फंक्शन भी है। R4 रिलेशन तो है बट वो फंक्शन नहीं है क्योंकि उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है। और फंक्शन का डेफिनेशन हमें यही बताता है कि अगर कोई भी दो सेट में प्रोडक्ट हुआ है फिर उस प्रोडक्ट सेट से अगर हम लोग कोई सबसेट बनाते हैं तो वो रिलेशन होता है उन दोनों में। और रिलेशन सेट हमेशा फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उनमें रिपीटेशन फर्स्ट एलिमेंट का नहीं हुआ हो तब वो फंक्शन होगा। अगर रिपीट हुआ है फर्स्ट एलिमेंट देन वो फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट का रिपीटेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। इन द सेंस सेकेंड एलिमेंट जो है वो रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशन क्या है एंड फंक्शन क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि रिलेशन से फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।
है, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा और एक पॉइंट देख लो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एफ व्हिच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग। अब ये समझाते हैं कि मैपिंग क्या होता है। मतलब फंक्शन तो अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप के बेसिस पे सीखा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग मैपिंग के बेसिस पे सीखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। अब देखो फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन है एक रूल्स, फंक्शन इज अ रूल, ठीक है, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है ना। फंक्शन जो है एक रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। अब देखो मतलब जैसे मान लो यहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ इस तरह से एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक्स का कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, एक्स का कुछ इनपुट देंगे, मान लो 1 दिया, नेक्स्ट 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म होने के बाद, ठीक है। फंक्शन क्या है, इनपुट यहाँ से पास होके यहाँ पर आउटपुट बनेगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 2 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 3 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, अगर x का वैल्यू 4 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये क्या है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन से अगर ये इनपुट जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या आ सकता है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, अगर 1 देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 3 हो गया, अगर 2 देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 11, और 4 देंगे तो 4 इंटू 4 16 प्लस 2 18, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये आउटपुट आया। अब पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, इसको हम लोग सेट ए बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेट बी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देन ए रूल और ए कॉरेस्पॉन्डेंस एफ, एफ मतलब फंक्शन, ये हम लोग का क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या होता है एक रूल्स, रूल्स क्या है, जो भी डेटा यहाँ से पास करोगे वो इस तरह से प्रोसेस होके आउटपुट देगा। तो ये एक रूल्स हो गया कि एक्स 2 बार मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से ऐड होगा, एक्स 2 बार मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से ऐड होके आउटपुट देगा। ये हो गया रूल्स, ठीक है, जिस रूल्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ ए, अगर ये जो है इसको हम लोग एक सेट लिख लेते हैं कि 1 2 3 4, तो ए सेट जो हम लोगों ने एज ए इनपुट यूज किया है वो है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, एफ एसोसिएट होगा ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, दैट इज जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इससे एसोसिएट होगा ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई से डिनोट किया जाता है। फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से या वाई से डिनोट किया जाता है, मतलब इसका एप्रोप्रिएट जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सिर्फ एफ लिखने से नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि x का वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है उसे हम लोग y से डिनोट कर सकते हैं, आउटपुट को y से डिनोट, जैसे यहाँ पर x से किया, इसीलिए बोला जाता है फंक्शन ऑफ x, जिसको एज ए इनपुट यूज किया जाएगा वो हमें आउटपुट y देगा। जैसे नॉर्मली हम लोग कुछ भी एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई यूज करते हैं ना, तो फंक्शन में ऐसे यूज किया गया है, ठीक है। तो क्या ये पी क्यू लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, वो तो डेफिनेशन में इन्होंने एक्स और वाई यूज किया है। तो क्या बोल रहा है, एक यूनिक एलिमेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से लेके बी में एक फंक्शन परफॉर्म हुआ, इसको और एक नाम भी बोला जाता है मैपिंग, ठीक है, मैपिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग और फंक्शन मतलब सीधा बात है, अगर हम लोग कोई रूल्स फॉलो कर रहे हैं और कुछ इनपुट से आउटपुट पा रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे ये क्या हो गया फंक्शन, कोई रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ टर्म हमें सीखने पड़ेंगे, जो इनपुट है उसे क्या बोला जाता है और जो आउटपुट है उसे क्या बोला जाता है। इनपुट आउटपुट तो बोला जाता ही है, इससे पहले मैंने ये टर्म इसीलिए यूज किया आसानी से समझ पाओगे। इसे इनपुट दिया, कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हमें कुछ आउटपुट मिला ना। अब क्या है, आउटपुट को हम लोग और एक नया नाम क्या बोल सकते हैं, इमेज, ठीक है। आउटपुट को क्या बोला जाता है, इमेज। इनपुट को क्या बोला जाता है, प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज, इसको बोला जाता है प्री इमेज, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम लोग डोमेन, इसको बोला जाता है डोमेन, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है को डोमेन,
ठीक है, कोडोमेन, या फिर इसका और एक नाम भी है रेंज, ठीक है, इसका और एक नाम भी है रेंज। अब इसको हम लिखवा देते हैं, देखो, जो डोमेन है वही इनपुट है, वही प्री इमेज है, एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, जो कोडोमेन है वही आउटपुट है, वही इमेज है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब ये सब कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। ये समझने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि डोमेन या रेंज हम लोग किसको बोल सकते हैं। डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन यहाँ पर अलग से बताया है, लेकिन इसके पहले मैंने बता दिया कि डोमेन का मतलब कुछ नहीं, डोमेन का मतलब होता है जो इनपुट हम लोग यूज कर रहे हैं उसे डोमेन बोलते हैं फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जो आउटपुट मिलता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। यहाँ पर एक बार लिखना है हमें सेट ऑफ इमेज, ठीक है, ये हम समझाएंगे क्यों मैंने फिर से लिखा सेट ऑफ इमेज, क्योंकि रेंज का मतलब अगर इमेज ही है तो ये सेट ऑफ इमेज ही हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि इंडिविजुअली लिखो, इसका रीजन है, अभी बताएंगे क्यों मैंने बोला, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर एफ कोई फंक्शन है सच दैट ए टू बी, मतलब फंक्शन होने के लिए तो रिलेशन होना पड़ेगा ना, मतलब ए और बी में रिलेशन है और वो रिलेशन फंक्शन है, देन ए इज कॉल्ड द डोमेन, ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ, वाइल बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, और बी को बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। अगर एक फंक्शन है जैसे कि ये वाला, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन कैसे बना है, ए टू बी, ए टू बी, जैसे ये ए और इसको हम लोग बी नाम दे सकते हैं, इसको हम हमारा जो आउटपुट सेट आया उसे हम लोगों ने नाम दे दिया बी, ठीक है, ए टू बी। तो एक फंक्शन बना है ए टू बी, तो ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन, देखो ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन, ठीक है, ए को हम लोग बोलेंगे डोमेन, और डोमेन ऑफ एफ, एफ का फंक्शन का डोमेन, वाइल बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ, बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन ऑफ एफ। ये चीज मैंने तुम लोग को पहले ही समझा दिया। अब इनपुट को हम लोग ऐसे सेट में लिख सकते हैं, सेट के हिसाब से, या फिर एक्स से डिनोट कर सकते हैं, वाई से, एक्स से जब डिनोट करेंगे यानी हम लोग इनपुट का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर वाई से डिनोट करेंगे तो आउटपुट का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर ए से डिनोट करते इस तरह से तो सेट के लैंग्वेज के हिसाब से बता रहे हैं कि इनपुट सेट, ये हो गया आउटपुट सेट। और अगर इनपुट, अगर सिर्फ नंबर में बता रहे तो 1 2 3 4, ये प्रेजेंटेशन सेट का नहीं हुआ, तो हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, सेट ऑफ इनपुट भी बोल सकते हैं, ओनली इनपुट भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ आउटपुट भी बोल सकते हैं, ओनली आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन कब लैंग्वेज यूज होगा, जब हम लोग सेट के हिसाब से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ, एंड सेट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ, है ना, सेट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज को बताया है, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। इसको अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। फिर रेंज का अलग से क्यों बोला है, क्योंकि रेंज का मतलब तो कोडोमेन ही होता है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बताते हैं, देखो हम लोग इसको इस तरह से, ये लैंग्वेज हमारे लिए जरूरी है, हम ऐसे लिखवा देते हैं, देखो कोडोमेन इज superset of range, and range is subset of कोडोमेन, ठीक है। अब इस चीज को समझाते हैं तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि वहां पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है। सपोज हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या फिर वाई इक्वल टू है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सेट यूज कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें आउटपुट सेट में क्या मिलेगा, आउटपुट सेट में मिलेगा 1 पास आउट होगा तो 1 स्क्वायर यानी 1 मिलेगा, 2 पास आउट होगा तो 2 स्क्वायर यानी 4 मिलेगा, 3 पास आउट होगा तो 3 स्क्वायर यानी 9 मिलेगा, 4 पास आउट होगा तो 4 स्क्वायर यानी हमें 16 मिलेगा, ठीक है, 16 मिलेगा। अच्छा, अब देखो, अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक और एक आउटपुट भी है, सपोज 16 के अलावा और एक आउटपुट मैंने लिख दिया 25, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है तो 25 कैसे होगा, ऑब्वियसली पॉइंट है कि 5 नहीं है तो 25 क्या कैसे होगा। लेकिन एक बार इस चीज को समझाने के लिए मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि अगर मान लो हमारे पास और एक आउटपुट है, ठीक है, बी सेट में एक आउटपुट है जिसका
इमेज प्री इमेज जिसका प्री इमेज ए में नहीं है, मतलब हमारे पास एक ऐसा आउटपुट है जिसका कोई इनपुट नहीं है ए के पास, ठीक है, जिसका कोई इनपुट नहीं है, तो उसको हम लोग एक्चुअली बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है। मतलब देखो अगर बी का वैल्यू है 1 4 9 16 25, ठीक है, और यहाँ पर बी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बन गया कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन बन गया। लेकिन अगर हम लोग बी का वैल्यू लिखते हैं 1 4 9 एंड 16, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कोडोमेन का मतलब है कि यहाँ पर सेट में जितने भी आउटपुट है हम लोग सारे कंसीडर कर सकते हैं, चाहे उसका इनपुट इमेज हमारे प्री इमेज हमारे पास हो या ना हो। लेकिन अगर हम लोग वो सारे आउटपुट को ही लिखना चाहते हैं जिसका हमारे पास इनपुट अवेलेबल है, तो उसे बोला जाता है रेंज, ठीक है। तो रेंज को इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था सेट ऑफ इमेजेस, जिसका इमेज होगा, तो इमेज उसी का होता है जिसका प्री इमेज है। तो 25 का हमारे पास किसी भी तरह का प्री इमेज नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे कोडोमेन तो बोल सकते हैं बट इसे रेंज नहीं बोलेंगे। अब ये वाला देखो, कोडोमेन इज ए सुपर सेट ऑफ रेंज। ऑब्वियसली कोडोमेन जो है वो रेंज का सुपर सेट हो सकता है, ठीक है, कोडोमेन जो है वो रेंज का सुपर सेट हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 दिया था, यहाँ पर दिया है 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। अब ये दो सेट दे दिया। अगर एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 का यूनिक 1 स्क्वायर होगा तो 1, 2 के लिए 4 अवेलेबल है, 3 के लिए 9 अवेलेबल है, 4 के लिए 16। मैंने भी सेम एग्जांपल लिया। लेकिन ये 25 का हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है या फिर कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। अब देखो वही चीज बोल रहा है, वी कंसीडर द रूल, हम लोगों ने रूल्स फॉलो किया, फिर हम लोगों ने देखा कि फंक्शन में ए इनपुट देने पे 1 आएगा, 2 इनपुट देने पे 4 आएगा, 3 इनपुट देने पे 9 आएगा, 4 इनपुट देने पे 16 आएगा। बट हमारे पास ऐसा कोई इनपुट है ही नहीं जिसे देने पे 25 आए। देन क्लियरली ईच एलिमेंट इन ए हैज एन यूनिक इमेज इन बी। ए का हर एक प्री इमेज जितने भी है उसके सारे इमेज अवेलेबल है। सो एफ सच दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये फंक्शन जरूर होगा। हेयर डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो गया 1 2 3 4, डोमेन का मतलब होता है इनपुट सेट। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा जिसके इमेजेस अवेलेबल है 1 4 9 16, ये हो गया रेंज। देखो बट यहाँ पर 25 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो रेंज नहीं है, रेंज होता है ओनली सेट ऑफ इमेजेस जिसका प्री इमेज होगा। अच्छा अब देखो नीचे लिखा हुआ होगा, अच्छा नीचे इस पे कुछ नहीं लिखा है, जो मैंने तुम लोग को बता दिया इसको कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर। अब ये हो गया, अब फिर से अगर लिखे तो 1 2 3 4 ये हो गया हम लोगों का डोमेन। और इसका कोडोमेन अगर पूछे, कोडोमेन अगर पूछे तो हम लोग को बोलना पड़ेगा 1 4 9 16 25। कोडोमेन यानी सेट में अवेलेबल ऑल आउटपुट, चाहे उसका इनपुट अवेलेबल हो या ना हो। तो कोडोमेन और रेंज में एक छोटा सा डिफरेंस था जो कि मैंने बताया कि कोडोमेन और रेंज, वैसे तो अगर मैथमेटिकली देखो तो दोनों को एक ही तरह यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग हाई लेवल डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें जो थीन लाइन डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, जबकि हमारे पास है अवेलेबल यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी पता कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर एक एन सेट है, यहाँ पर भी एक एन सेट है, इसमें 3 2 1 है, इसमें 6 4 2 है, फंक्शन कुछ यूज किया गया है 2x, ठीक है। तो ये इनपुट है 2 इंटू 3 6, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, यानी फंक्शन जो कि है 2x, इसे परफॉर्म करने के लिए जो इनपुट यूज किया उसके बेसिस पे ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन फ्रॉम एन टू एन फंक्शन बन गया सिंस ट्वाइस द नेचुरल नंबर इज यूनिक, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बता दिया कैसे करके कैलकुलेट हुआ। तो डोमेन क्या हो गया, ये हो गया डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया ये वाला, ठीक है, रेंज हो जाएगा ये वाला। तो देखो अगर ये नेचुरल नंबर्स का होगा, मतलब ये n फॉर नेचुरल नंबर्स है, तो इन्होंने 3 2 1 लिया है, नेचुरल नंबर्स तो 1 भी हो सकता है। अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा इनपुट के तौर पे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अगर 1 को 2 इंटू एक्स करेंगे तो ये 2 आएगा, 1 नहीं आएगा वहां पर, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रेंज बन जाएगा, क्योंकि हम लोग सेट ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सेट ऑफ इमेजेस निकाल रहे हैं, ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोडोमेन हो सकता है अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट हो जो इसमें मल्टीप्लाई करके ना आए, लेकिन कोडोमेन होगा ही नहीं। क्यों बताओ, जितने सारे नेचुरल नंबर्स है, जितने सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पर हम लोग लेंगे, सभी का हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी का हम लोग का यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक इमेज, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये रेंज ही जनरेट करेगा, ये कोडोमेन जनरेट नहीं करेगा। देखो क्यों, जैसे मैंने यहाँ पर 25 लिखा था ना, ये इस फंक्शन पे पॉसिबल नहीं है अगर इनपुट मेरा 4 तक जो है हो रहा है। अगर ये मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता, ठीक है, तो फिर ये 25 भी पॉसिबल होता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे भी तो 5 ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया ये 4 तक ही है, तो 25 नहीं आएगा, इसीलिए ये कोडोमेन कहलाएगा। और अगर 25 को नहीं लिखते हैं देन ये रेंज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो देखो कितने टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला है वन वन फंक्शन, या फिर इसका और एक नाम भी है इंजेक्टिव। ये वाला वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव, पहले हम समझा देते फिर डेफिनेशन बोलेंगे। एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 2 4 6, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शन दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 2x है। सपोज फंक्शन क्या है, 2 इंटू एक्स। अब हम लोग इनपुट यूज करते हैं, मान लो मैंने इनपुट में दिया है 1 2 3, यही वाला, ठीक है, सेट ए। और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, देन मेरा आउटपुट आ जाएगा 1 पास करने से 2, 2 पास होगा तो 4, 3 पास होगा तो 6। देखो मैंने वही वाला बनाया। तो ये फंक्शन परफॉर्म होने के बाद हमारा ये हो गया इनपुट सेट, ये हो गया आउटपुट, ये इनपुट सेट, ये आउटपुट सेट, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये प्री इमेज, ये इमेज, ठीक है। अच्छा, अब देखो एफ ऑफ एक्स जो हम लोगों ने लिया था 2x, अगर हम लोग इसको रिलेशन फॉर्म में लिखते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 इनपुट देने पे 2 आया, ठीक है, फिर 2 इनपुट देने पे 4 आया, ठीक है, फिर 3 इनपुट देने पे 6 आया। मतलब इस तरह से कैसे रिलेशन में लिख सकते हैं वो मैंने बताया, ठीक है, वो मैंने बताया कि इसको कैसे लिखा जाता है, क्योंकि 1 इनपुट देने पे 2 आया, 2 इनपुट देने पे 4 आया, 3 इनपुट देने पे 6 आया, तो इसको इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हर एक इमेज के प्री इमेज के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज है। 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ लेट एफ फंक्शन है ए टू बी, एक फंक्शन एफ है जो ए टू बी में डिफाइन हो रहा है। इफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए में जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है हैव अ डिफरेंट इमेज इन बी, और जिन्होंने बी में एक डिफरेंट इमेज क्रिएट किया है, देन एफ इज सेड टू बी ए वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन और मैपिंग। या फिर तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये इंजेक्टिव है या मैपिंग है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि ये मैंने जो फंक्शन लिया है वहां पर 1 देने से जो आएगा, 2 देने से कुछ और आएगा, 3 देने से कुछ और आएगा, 4 देने से कुछ और आएगा, वैसे तो सारे फंक्शन ही हमारे 1 to 1 हो जाएंगे। नहीं, अभी एग्जाम्पल चेंज करते हैं तो तुम लोग देख सकते हो कि सेम होगा कि नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक ऐसा एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं फंक्शन को एक्टिव करके। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना है, -1 होल टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इनपुट लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इनपुट लेते हैं एक्स, ठीक है। क्या क्या ले रहे हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। अब y क्या क्या आएगा चेक करते हैं, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या क्या आ जाएगा,
तो आउटपुट क्या क्या आ जाएगा, अगर 1 पास आउट होगा इससे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 कितना होगा, -1 ही होगा, ठीक है। अच्छा 2 पास आउट होगा तो -1 इंटू -1 यानी 1 हो जाएगा 3 पास आउट होगा तो -1 हो जाएगा, 4 पास आउट होगा टू दी पावर 4 तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग मैपिंग इस तरह से किया जाता है सर्कल फॉर्मेट में, अगर हम लोग मैपिंग करें, इसको मैपिंग बोला जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 दिया इनपुट और हमें आउटपुट क्या मिला, आउटपुट हमें मिला -1 और 1। देखो कैसे, -1 और +1 ऐसे कर दे, देखने में ठीक रहेगा तुम लोगों का। ये देखो 1 देने पे क्या आया, 1 देने पे -1 आया, ठीक है। 2 देने पे +1 आया, ठीक है। 3 देने पे -1 आया, 4 देने पे +1 आया। इसका मतलब हर एक इनपुट के लिए हर एक आउटपुट नहीं है, ठीक है। हर एक इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट नहीं है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 फंक्शन तभी होगा कि अगर ए का हर एक इनपुट के लिए अलग आउटपुट आता है, मतलब ए का हर एक प्री इमेज, ये क्या है, ये है प्री इमेज, हर एक प्री इमेज अगर अलग इमेज बनाते हैं, नहीं हुआ, क्योंकि 1 ने जो प्री इमेज बनाया 3 ने भी वो प्री इमेज बनाया, यानी ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन ही इंजेक्टिव या ऑन 1 to 1 होंगे, डिपेंड करेगा कैसा फंक्शन है। तो अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं करता है कि डिस्टिंक्ट प्री इमेज के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसे हम लोग बोलेंगे ये क्या है, नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो इसका एक नाम है, ये कौन सा फंक्शन है, इसका एक नाम है। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी टू वन फंक्शन। क्यों मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन, ठीक है, मतलब बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट, ठीक है। जैसे 1 और 3 के लिए -1, 2 और 4 के लिए +1, इसीलिए मेनी टू मेनी टू वन फंक्शन इसे बोला जाता है। ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, मेनी टू वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एग्जांपल्स जो है जरूरत नहीं है सारा हमें करना, हम अपने एग्जांपल से तुम लोग को समझाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑन टू, और इसे बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा अब ये क्या होता है, चलो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 2 3 ए ले लिया, बी का वैल्यू ले लिया मैंने 1 और -1, ठीक है। अच्छा अब फंक्शन क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर x, ठीक है, -1 टू दी पावर x। तो ये कुछ लगभग इसी के तरह ही है शायद, ठीक है, ये वाला जो मैंने लिया था। देखते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया है वही लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एफ ऑफ 1 करते हैं, मतलब ये पहला इनपुट दिए तो ये आ जाएगा हम लोग का -1। अगर हम लोग एफ ऑफ 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब देखो ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं, ड्रॉ करके ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 पास आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। एफ ऑफ 3 पास आउट हो रहा है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और अगर एफ ऑफ 4 भी पास आउट हुआ, सपोज अगर हम लोग यहाँ पर 4 लिख देते हैं, तो एफ ऑफ 4 अगर पास आउट हुआ, अच्छा ये 4 बाद में लिखेंगे, एक सेकेंड, ये 4 हम लोग बाद में लिखेंगे, तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर 1 देने से -1, फिर देखो 2 देने से 1, ठीक है, फिर 3 देने से -1, ठीक है। अच्छा ये 3 देने से -1 हो गया। अब हम लोग इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पर 1, ये है 1 इनपुट देने पे -1 आउटपुट, 2 इनपुट देने पे 1 आउटपुट, 3 इनपुट देने पे -1 आउटपुट, ठीक है। तो 1 जो है वो है प्री इमेज, क्योंकि वो इनपुट है, और इसके अगेंस्ट में हमें कितने सारे आउटपुट मिले, 1 के अगेंस्ट में हमें जो आउटपुट मिले वो कितना है, ये देखो, सॉरी, अगर 1 हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या मिला, -1, ठीक है। अच्छा 1 देने पे -1 हुआ, एक सेकेंड, प्री इमेज, और हमें इसके अगेंस्ट में इमेज क्या मिलेगा, एक काम करते हैं इसमें ना,
एक मिनट, ये एग्जाम्पल ऐसे बनाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, चलो 4 एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 4 करने से कितना होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, एफ ऑफ 4 करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 4 करने पे +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर और एक बढ़ जाएगा, ये हो गया 4 देने पे 1, ठीक है, 4 देने पे 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब -1 अगर प्री इमेज होगा तो इमेज क्या है, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, 1 हमारा इमेज हो रहा है, ठीक है। 1 हमारा इमेज होगा, इस तरह से लिखते हैं, 1 को हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, 1 हमारा क्या है, 1 हम लोगों का क्या है, प्री इमेज है और इमेज भी है, ठीक है, आउटपुट में भी आ रहा है, मतलब हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ये देखो ऐसे लिखना चाहते हैं। अगर हम लोग 2 और 4 को एज ए इनपुट यूज करते हैं, 2 और 4 अगर हमारा एज ए इनपुट यूज होता है तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 2 और 4 जब हम लोग का एज ए इनपुट यूज हुआ तो हम लोग का आउटपुट आया 1, ठीक है, आउटपुट आया 1, ये हो गया आउटपुट, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं प्री इमेज, ठीक है, आउटपुट बोल सकते हैं। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग इनपुट देते हैं, अगर हम लोग इनपुट देते हैं 3 और 1, ठीक है, अगर हम लोग 3 और 1 इनपुट देते हैं, जैसे कि ये वाला 3 और 1 इनपुट देते हैं, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है, आउटपुट आ गया -1, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब, इससे हमें ये पता चलता है कि ये है हम लोग का सर्जेक्टिव फंक्शन। तो एक सेकेंड, सर्जेक्टिव फंक्शन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखो, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, बी मतलब हम लोग का आउटपुट सेट, एवरी एलिमेंट इन बी has at least one pre-image in A, has at least one pre-image in A, मतलब इसको कैसे समझना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, हमारा बी में क्या आया, हमारा आउटपुट हमेशा 1 या -1 आ रहा है, ठीक है, और इनपुट क्या फॉलो किया, 1 2 3 4, ठीक है, और बी क्या होता है, बी होता है हम लोग का आउटपुट सेट। इफ एवरी एलिमेंट इन बी, एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो हर एक आउटपुट का एक इनपुट होना चाहिए, क्योंकि प्री इमेज मतलब इनपुट, तो 1 का हमारा इनपुट है, बिल्कुल है, 1 का इनपुट क्या है, 1 का इनपुट 2 है और 1 का इनपुट 4 है, तो 1 का इनपुट 2 है और 1 का इनपुट 4 है, ऐसे करके मैंने दिखाया, 1 का इनपुट 2 है, 1 का इनपुट 4 है। -1 का इनपुट क्या है, -1 का इनपुट देखो 1 है और -1 का इनपुट 3 है, तो -1 का इनपुट 1 है और -1 का इनपुट 3 है, -1 का इनपुट 3 है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन, इसे हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि अगर हर एक आउटपुट का एटलीस्ट एक इनपुट होना चाहिए, तब हम लोग इसे बोलेंगे सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू फंक्शन, ठीक है, सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। अब देखो कौन सा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता है, अभी इसी चीज को हम लोग फिर से ड्रॉ करके एक बार देखते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया, जो मैंने यहाँ पर लिया था 1 2 3 4, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आउटपुट ले लिया 1 और -1, ठीक है, 1 और -1। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ले लिया, सपोज एक 5 भी ले लिया, ठीक है, मैंने एक 5 भी ले लिया, तो एक सेकंड, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, ये बी लिख लेते हैं, ये ए हो गया, इफ एवरी एलिमेंट इन बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसका प्री इमेज तो हम लोगों ने चेक किया ही था, ठीक है, तो 1 का प्री इमेज कहाँ कहाँ से बना है, 2 और 4 से, ठीक है, तो 1 का प्री इमेज हम लोग का बन रहा है 2 और 4 से, और इस -1 का बना है 1 और 3 से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और एक प्री इमेज ले लेते हैं, दैट इज प्री इमेज ले लिया हम लोगों ने 16, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इफ एवरी एलिमेंट इन बी, बी में जितने भी सारे एलिमेंट है उसके एटलीस्ट एक प्री इमेज होने चाहिए, लेकिन -1 और 1 जो है
इसका प्री इमेज 16 नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका प्री इमेज 16 नहीं हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट है, ठीक है, जहां पर दूसरा कोई नंबर अवेलेबल है, ठीक है, दूसरा कोई नंबर अगर हमारा अवेलेबल है तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ऑन टू फंक्शन तभी होगा अगर हर एक हम लोगों का जो प्री आउटपुट है उसके लिए एक इनपुट होगा, हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट होगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये हम लोगों का ऑन टू फंक्शन है। हर एक आउटपुट के लिए हमारे पास एक इनपुट है, ठीक है, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए 16, ठीक है। अब इस आउटपुट के लिए यहाँ कोई इनपुट नहीं है, मैंने थोड़ा सा उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर लिख दिया। तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बी में एक आउटपुट है 16 लेकिन इसका कोई इनपुट नहीं है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो मैंने लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 टू द पावर एक्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 देने पे 1 और -1 ही आया। मेरे पास 16 का कोई प्री इमेज नहीं है, 16 का कोई प्री इमेज मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसा भी एक प्री इमेज, ऐसा एक भी आउटपुट नहीं होना चाहिए जिसका इनपुट नहीं है। हमारे पास ऐसा एक भी आउटपुट नहीं होना चाहिए जिसका हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जो डेफिनेशन में बोला है कि हर एक आउटपुट का एक इनपुट, एटलीस्ट एक इनपुट होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा, लेकिन ऐसा कोई आउटपुट है जिसका हमारे पास कोई इनपुट अगर नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो इससे अगर हम लोग एक बार रेंज और कोडोमेन को डिफाइन करें तो देखो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मतलब सेट ऑफ इमेज, तो 1 कॉमा -1 हो गया, है ना, रेंज का मतलब। और अगर हम लोग कोडोमेन बोले तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा ये रहा 1 -1 और 16, ठीक है। और रेंज का मतलब इससे जो रिफ्लेक्ट हुआ है, रेंज का मतलब सेट ऑफ जो है आउटपुट, एक्चुअली जो इनपुट से आउटपुट बन रहा है, तो ये कोडोमेन हो गया। फिर से वही वाला चीज एक बार मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि रेंज जो है, रेंज का मतलब होता है ओनली सेट ऑफ, क्या हो जाएगा? सेट ऑफ आउटपुट, और सॉरी सेट ऑफ इमेजेस, जो इमेज क्रिएट हुआ है। और कोडोमेन का मतलब ऐसा इमेज भी आ सकता है जिसका कोई इनपुट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि रेंज कभी भी नॉट इक्वल टू लेकिन कोडोमेन होगा। जबकि मैंने जब लिखवाया है यहाँ पर, मैंने जब तुम लोग को यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाया तब मैंने बोला कि जो कोडोमेन है वही रेंज है, मैंने लेकिन थिन लाइन डिफरेंस भी बोला, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं कि रेंज हमेशा कोडोमेन नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी रेंज जो है वो कोडोमेन के साथ बराबर भी हो सकता है। ये कब पॉसिबल है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन कभी नहीं होगा अगर ये है नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो ऑन टू फंक्शन तभी नहीं होगा अगर हमारे पास ऐसा एक आउटपुट है जिसका इनपुट नहीं है, तभी वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा ऐसा फंक्शन है जिसे हम लोग ऑन टू बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन का मतलब हर एक आउटपुट का इनपुट है, अगर हर एक आउटपुट का इनपुट है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा ही होगा। क्योंकि कोडोमेन का मतलब सेट ऑफ आउटपुट, और सेट ऑफ आउटपुट जो ये है यहाँ पर सेट ऑफ इमेज भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं है जिसका इनपुट नहीं है। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर इसको हमें डिफाइन करना हो कि इसका, इस रिलेशन का रेंज बताओ, तो इस रिलेशन का रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउट मतलब इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस क्या है? 1 -1 जिसका इमेज इससे बना है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या है? 1 -1, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया जब फंक्शन सर्जेक्टिव है या ऑन टू ऑन है। लेकिन इसमें देखो मैंने एक आउटपुट लिखा 16 जिसका कोई यहाँ पर इनपुट नहीं है या प्री इमेज नहीं है। तो इस फंक्शन का अगर को रेंज लिखने बोले तो लिखेंगे 1 -1, क्योंकि इनपुट के हिसाब से क्या आउटपुट है वही रेंज होता है, सेट ऑफ इमेजेस। और अगर सेट ऑफ आउटपुट ये क्या है? ये है सेट ऑफ इमेज, ठीक है।
और इसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट पे सारी चीजें हो सकते हैं, तो यहाँ पर 16 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन। तो अगर नॉट ऑन टू फंक्शन होता है तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगे। रेंज और कोडोमेन बराबर तब होंगे जब वो होता है ऑन टू फंक्शन, है ना। अगर ऑन टू फंक्शन होगा तो रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एक फंक्शन होता है बाइजेक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन फंक्शन जो है ये कोई अलग फंक्शन नहीं, ये जस्ट एक नाम है। अगर कोई फंक्शन में वन वन का भी फीचर्स है और ऑन टू का भी फीचर्स है तो उसे बोला जाता है बाइजेक्शन फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल से समझा देते हैं, 1 2 3 ए, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स का मैंने लिख दिया 2x, मतलब ये इनपुट सेट है, ये हमारा फंक्शन है। तो आउटपुट सेट क्या बनेगा, हम यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं, ये हो गया 1 2 3। फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, फंक्शन एक्टिविटी है 2x करना है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन जो स्टार्टिंग में पढ़ा, 1 1 फंक्शन मतलब हर एक इनपुट के लिए डिस्टिंक्ट आउटपुट होगा। तो 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, तो ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। और ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब था हर एक आउटपुट का एक डिस्टिंक्ट इनपुट होगा। देखो ऑन टू का मतलब क्या था, ऑन टू का मतलब था हर एक आउटपुट का एटलीस्ट एक इनपुट होगा। तो हर एक आउटपुट का एक इनपुट है। 2 का इनपुट क्या है, 2 का इनपुट है 1, ठीक है। अच्छा, 4 का इनपुट क्या है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, 1 2 3 2 4 6। अब ये कैसे रीड करना होता है, 1 1 में ऐसे रीड करेंगे, ऑन टू में कैसे रीड करेंगे, ऑन टू में ऐसे रीड करेंगे कि 2 का कोई प्री मतलब 2 के लिए कोई इनपुट है, 4 के लिए कोई इनपुट है, 6 के लिए कोई इनपुट है। हर एक आउटपुट के लिए अगर एक एटलीस्ट एक इनपुट होता है तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें दोनों फीचर्स इंक्लूडेड है देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्शन फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है, और दो ही फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स है, ठीक है, और हम ये फंक्शन है, अब देखो ये फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स, और इनपुट में हम लोग 1 2 3 देना चाहते हैं, ठीक है। इनपुट में हम लोग 1 2 3 देना चाहते हैं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 1 पास आउट करेंगे तो 1, 2 पास आउट करेंगे तो 2, 3 पास आउट करेंगे तो 3। तो देखो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब एक ही जैसा, ठीक है। तो 1 मतलब जिसका इनपुट और आउटपुट बराबर होगा। अगर किसी फंक्शन का इनपुट इक्वल टू आउटपुट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट इक्वल टू आउटपुट होने पे बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, सपोज अगर ऐसा है तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखो तब हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखो अगर उसमें भी हम लोग 1 2 3 इनपुट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर का रूट 1 होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 का रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो जो इनपुट है वही अगर आउटपुट होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ये बस इतना ही है आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये देखो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज 30 है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 1 2 3 जो भी पास आउट करवाए, एफ ऑफ 1 करेंगे तो भी वो 30 ही दिखेगा, एफ ऑफ 2 करोगे तो भी वो 30 दिखेगा, क्योंकि इसमें तो एक्स कुछ इंक्लूडेड है ही नहीं कि उसमें एक्स का ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो। मतलब ये 30 जैसा है वैसा ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये तस से मस नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब ये ना तो 1 आने पे इम्पैक्टफुल होगा ना तो 2 आने पे इम्पैक्टफुल होगा। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये यहाँ पर कुछ भी इनपुट डाल दो, चाहे 100 ही दे दो, ये 30 ही रहने वाला है। तो जहां पर क्या हो गया,
यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो जाएगा इनपुट कुछ भी दे दो, ठीक है, इनपुट कुछ भी दे दो, आउटपुट जो है आउटपुट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ही होगा, आउटपुट इक्वल टू फंक्शन का जो वैल्यू था फंक्शन ही होगा, एक्चुअली जो फंक्शन था जो एक्टिविटी था वही होगा, आउटपुट जो भी दो, इनपुट जो भी दे दो, आउटपुट हमारा फंक्शन का आंसर ही होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका एक्टिविटी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जिसका एक्टिविटी है x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अगर हम लोग एफ में 1 पास आउट, यहाँ पर मान लो 2 पास आउट करवाते हैं तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 4 प्लस 4 यानी 8। अगर हम लोग जी ऑफ एक्स में 2 पास आउट करवाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि x का कोई भी वैल्यू दे दो, 2 दिया है, 3 से चेक करके देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 9 ये हो जाएगा 15, ठीक है। और g ऑफ x में देखो 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी 6 इंटू 3, 3 2 5 और 3 15, ठीक है, 15। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इनपुट, अगर हम लोग कोई भी इनपुट ले ले, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का आउटपुट हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन का आउटपुट अगर एक ही जैसे इनपुट के लिए सेम होता है, अगर एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन का आउटपुट का आंसर सेम होगा चाहे कोई भी इनपुट ले लो, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इनपुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन इक्वल होगा चाहे इनपुट के तौर पे कुछ भी ले लो, अगर ऐसा होता है तो दोनों फंक्शन को बोलेंगे इक्वल फंक्शन। तो इक्वल और आइडेंटिटी में कंफ्यूज मत हो, आइडेंटिटी का मतलब है कोई भी एक फंक्शन का इनपुट आउटपुट बराबर होना, इक्वल फंक्शन का मतलब होता है कोई भी दो फंक्शन को इक्वल होना, ठीक है। यहाँ दो फंक्शन का इक्वल का बात हो रहा है, यहाँ एक ही फंक्शन पे इनपुट आउटपुट का इक्वल का बात हुआ है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का जैसे वैल्यू मान लो है 2x, ठीक है, तो अगर हम लोग एफ ऑफ 1 पास आउट करवाते हैं तो ये 2 इंटू 1 2 हुआ, सपोज अगर 2 पास आउट करवाते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो गया, अगर हम लोग 3 पास आउट करवाते हैं तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अच्छा, अब हम लोग इनवर्स समझेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं प्री इमेज, यहाँ पर लिख दिया मैंने इमेज, ठीक है। अब ये प्री इमेज, ये इमेज, प्री इमेज में मैंने क्या क्या लिख दिया, 1 2 3, प्री इमेज मतलब जो इनपुट, आउटपुट क्या है 2 4 6, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक है, ये इनपुट और ये हो गया आउटपुट। अब हमें क्या देखना है, इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स का मतलब है हमें ये पता करना पड़ेगा कि 2 4 6 आउटपुट पाने के लिए हमें क्या इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग इनपुट से आउटपुट कर रहे हैं, इनवर्स का मतलब हो गया कि अगर हमें 2 4 6 आउटपुट चाहिए तो क्या इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमें नॉर्मली कैसा क्वेश्चन करेगा, जैसे दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स बाई 2 है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, अच्छा सॉरी ऐसा नहीं, देखो जैसे ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x अगर है तो एफ ऑफ 1 पे 2 आता है, 2 पे 4 आता है, 3 पे 6 आता है। अब हमें ये पता करना है कि 2 अगर आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट कितना देना पड़ेगा, तो उसी से हमें इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा अगर हम लोग आउटपुट से इनपुट में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, तो अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं x बाई 2, ठीक है। अब देखो हम आउटपुट से इनपुट में जा सकते हैं, तो अगर हम आउटपुट 2 यूज करते हैं इस फंक्शन में तो मुझे इनपुट 1 मिला, अगर हम इस फंक्शन में आउटपुट 4 यूज करते हैं तो मुझे इनपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अगर हम आउटपुट 6 यूज करते हैं ये वाले फंक्शन पे जो मैंने अभी लिखा, तो इसका आउटपुट मुझे, इनपुट मुझे 3 मिल गया, तो मैंने क्या बोला, इनवर्स फंक्शन मतलब फाइंड इनपुट फ्रॉम आउटपुट, ठीक है। आउटपुट से इनपुट फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फंक्शन होगा जो हमें आउटपुट से इनपुट तक ले जाएगा,
तो 2x का x/2 करने से ऐसा हो रहा है। अब तुम लोग को कैसे पता चलेगा कि 2x का x/2 ही होगा, तो वही मुझे सिखाना है। तो ये देखो, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2x इनवर्स फंक्शन। 2x जो है, 2x क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ x/2 हो गया, इसे इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। 2x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x/2। अब इसे कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? सपोज क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2x दिया हुआ है, अब हमें कैसे पता चलेगा इनवर्स वाला x/2 होगा? तो उसका स्टेप्स हमें फॉलो करना है। स्टेप 1, हमें सबसे पहले फंक्शन को y से डिफाइन करना है, तो y इक्वल टू 2x लिखना है। देन हमें क्या करना है, हमें 2x इक्वल टू फिर y लिखेंगे और x इक्वल टू y/2 करेंगे। मतलब स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 हमें x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी जो भी डिटेल्स है उसे राइट हैंड साइड रखना है। तो फर्स्ट क्या करना है, फंक्शन को हमें y से डिफाइन करना है, देन x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो बाकी डेटा है उसे हमें राइट हैंड साइड में रखना है। स्टेप 3 हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें इनवर्स कर देना है। इनवर्स कैसे होगा, इनवर्स करेंगे, x के जगह पे y लिखेंगे और y के जगह पे x लिखेंगे, हमें इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है, इस तरह से करना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन को y से डिनोट करेंगे, अगर y से डिनोट किया हुआ नहीं है, x को लेफ्ट हैंड साइड रख के बाकी सारे डिटेल्स को राइट हैंड साइड में रखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। इनवर्स का मतलब है x और y में चेंज करेंगे, x के जगह y लिखेंगे, y के जगह x लिखेंगे। देखो हमें x/2 मिल गया, ठीक है, x/2 मिल गया। तो इस तरह से होगा। और एक एग्जांपल दिखा देते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन है सपोज x², तो उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, अगर ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले तो पहले y लिखेंगे, y इक्वल टू x²। अब जैसे मैंने बोला, सेकंड हमें x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी सब जो भी है उसे राइट हैंड साइड रखना है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, √y, ठीक है। अब करना है इनवर्स। इनवर्स कैसे होगा, x का अगर रूट मतलब x की जगह y लिखो, y की जगह x, मतलब y इक्वल टू हो गया √x, यानी f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन हो गया √x, ठीक है। ये इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, ठीक है, आंसर सही हो रहेंगे नहीं। जैसे अगर 1 इनपुट देने से, मान लो इस फंक्शन में हम लोगों ने 2 इनपुट दिया, 2 इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 आउटपुट देते हैं तो क्या इनपुट 2 आएगा, इनवर्स फंक्शन पे चेक करो, √4 करो, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेन है कि हमें याद रखना है कैसे हम लोग इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो, ये हम लोग का यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि फंक्शन उतना आसान नहीं होता है, तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन कंप्लीट हुआ, जो भी मैंने बोला इसको तुम लोग अच्छे से देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो 7B है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। 7B हम लोग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ रिलेशंस है वो भी पढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते, लेकिन ये क्लास तुम लोग जरूर एक बार देखो, नहीं तो भूल जाओगे।